हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 देख रहे थे हम फोर्स वर्क एंड एनर्जी यानी कि बल कार्य और ऊर्जा। उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स यानी कि ऊर्जा और इसकी इकाइयां। इसका भी थ्योरी का पार्ट हम पहले कर चुके हैं। एक बार उससे गो थ्रू कर लीजिए और सारे जो उसके फॉर्मूलाज हैं उनको एक जगह लिख लीजिए ताकि आगे जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें उसमें हेल्प मिले। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट सिलेबस में मेंशन है वो है काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। इसी के साथ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ये भी इसी टॉपिक का हिस्सा है। तो इन दोनों तीनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आज सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। आपने काइनेटिक एनर्जी देखी थी लेक्चर में और कहा था उसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, जहां m होता है उस पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि मास और v है उस पदार्थ की वेलोसिटी यानी कि वेग। ये थी आपकी काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान और वेग के पदों में। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को अगर आपको संवेग के रूप में लिखना हो तो आपको पता है संवेग P क्या होता है, m इंटू वी यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। यहां से आप v की वैल्यू निकाल लीजिए तो v की वैल्यू आपको मिलती है P अपॉन m के बराबर। ये आप दे दीजिए कोई भी इक्वेशन नंबर, अपनी इच्छा से इसे कोई इक्वेशन नंबर दे दीजिए। काइनेटिक एनर्जी K होती है हाफ mv स्क्वायर, ये आपको पता है, इसे भी एक इक्वेशन नंबर दे दीजिए। अब ये जो v की वैल्यू है P अपॉन m, ये वैल्यू जब हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में पुटअप करते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी K का फॉर्मूला मिलता है P स्क्वायर अपॉन 2m, यानी K इक्वल्स टू आपको मिलता है P स्क्वायर अपॉन 2m। यानी कोई पदार्थ, उसकी आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है जिसका संवेग है P और उसका द्रव्यमान m है, तो गतिज ऊर्जा K का मान होता है P स्क्वायर अपॉन 2m यानी कि संवेग का स्क्वायर बटे 2 इंटू उसका द्रव्यमान। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या तो हाफ mv स्क्वायर बता सकते हैं, या फिर अगर किसी वस्तु का संवेग दिया गया है और फिर गतिज ऊर्जा निकालनी है तो K होती है हमारी P स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट हैव सेम मोमेंटम, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, व्हिच वन हैज अ लार्जर काइनेटिक एनर्जी। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एक हल्का और एक भारी ऑब्जेक्ट जो है यानी कि एक हल्की और एक भारी वस्तु, उनका संवेग समान है, यानी कि हल्की और भारी दोनों वस्तुओं का संवेग समान है। उन दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात आपको निकालना है और कौन से की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी ये भी बताना है। यानी हल्का पदार्थ दिया है, भारी पदार्थ दिया है, मतलब हल्की कोई वस्तु दी है और भारी कोई वस्तु दी है, उन दोनों का संवेग बराबर है ऐसा बताया गया है। और आपको दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है और ये बताना है कि हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी या फिर भारी वस्तु की। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया है कि हल्की और भारी वस्तुओं का मोमेंटम इक्वल है, तो मैंने मान लिया कि एक का संवेग है P1 और दूसरे का संवेग है P2 और दिया गया है कि P1 इक्वल्स टू P2 है। अब मैंने मान लिया कि जो M2 द्रव्यमान है वो तो है भारी वस्तु और जिसका द्रव्यमान M1 है वो है हल्की वस्तु, यानी भारी M2 जो है वो भारी वस्तु है इसलिए M2 का मान M1 से ज्यादा होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं K की वैल्यू क्या होती है संवेग के पदों में, P स्क्वायर अपॉन 2m, जो अभी हमने देखा था इससे पहले जस्ट फॉर्मूला।
तो k आपको मिला p²/2m। तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए अगर मैं देखूं, यानी कि जो हल्के वाला ऑब्जेक्ट है उसके लिए गतिज ऊर्जा अगर k1 लिखी जाए तो k1 क्या होगी, p1²/2m1। और भारी वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा k2 लिखी जाए तो k2 का मान क्या होगा, p2²/2m2। अब आपको क्या करना है, आपने k1 और k2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमें दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात देखना है। तो गतिज ऊर्जा क्या है दोनों की, k1 और k2, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकालना है, k1/k2 का मान निकालना है। k1 का मान रख दीजिए p1²/2m1, k2 का मान रख दीजिए p2²/2m2। और क्योंकि आपको पता है p1 और p2 आपस में बराबर हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आपको फाइनल आंसर मिलता है k1 और k2 का अनुपात आपको मिला m2/m1 के बराबर। ये था हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट जो हमें पूछा था कि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालिए। तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या हो गया, m2/m1। अब देखिए हमें ये पता है कि m2 का मान m1 से ज्यादा है। जब हम किसी बड़ी राशि में छोटी राशि का भाग देते हैं तो उसका मान 1 से ज्यादा मिलता है। इसलिए क्योंकि हमें m2 में m1 k1 और k2 का जो अनुपात मिला है उसमें m2 में m1 से डिवाइड करना है, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। इसलिए m2/m1 का मान 1 से बड़ा होगा। इट मीन्स k1/k2 का मान 1 से बड़ा होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि k1 का मान k2 से ज्यादा होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से पदार्थ की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो हमें यहां से मिल गया कि k1 जो है उसकी गतिज ऊर्जा k2 से ज्यादा होगी। और k1 कौन से पदार्थ की गतिज ऊर्जा थी, जो पदार्थ हल्का है, जो वस्तु हल्की है उसकी गतिज ऊर्जा थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। क्वेश्चन 2 हमें दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट विद 100 न्यूटन वेट is raised to a height of 15 meter. Find the potential energy possessed by the object at that height. Also find the new potential energy. Part A. If the same object is raised half of its original height. Part B. If the same object is raised to 3 times of its original height. Given g equals to 10 meter per second. यानी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु है जिसका वेट है 100 न्यूटन और उसे 15 मीटर की हाइट तक ऊपर उठाया गया है। आपको उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है 15 मीटर की हाइट पे। उसके अलावा आपको दो पार्ट में क्वेश्चन और पूछा गया है। पार्ट ए में आपसे कहता है कि आपको उस पदार्थ की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है अगर उसे ओरिजिनल हाइट की आधी हाइट तक ही उठाया जाए, यानी कि 15 मीटर उसकी ओरिजिनल हाइट दे रहा है, वो उसकी आधी हाइट तक उठाया जाए। पार्ट बी में हमसे पूछता है कि उसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने ओरिजिनल हाइट का 3 गुना हाइट तक उठाया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। और हमें दिया गया है कि जी का जो मान है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले देखिए उसे कितनी हाइट तक उठाया है, 15 मीटर की हाइट तक। उसके अलावा जो अलग से नोट करने वाली चीज है, आपको दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है उसका भार है 100 न्यूटन। देखिए सबसे पहले अगर हम कहीं m यूज कर रहे हैं तो m जो होता है वो उसका द्रव्यमान होता है, भार नहीं होता। भार होता है उसका जब आप उसके द्रव्यमान को g से गुणा कर देते हैं तो आपको भार मिल जाता है, यानी कि m इंटू जी जो है वो आपका भार होता है। तो अगर कहीं वेट लिखा हुआ है इसका मतलब वो है m इंटू जी का मान, m का मान नहीं है। अगर m दिया हुआ होगा तो उसका मास लिखा हुआ होगा, द्रव्यमान लिखा हुआ होगा। उसके अलावा
एक तरीका और है पहचानने का कि देखिए अगर ये द्रव्यमान होता तो इसका मात्रक ग्राम, किलोग्राम या पाउंड कुछ ऐसा होता, लेकिन आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन। न्यूटन जो होता है वो आपको पता है बल का मात्रक होता है, और बल आपको मिलता है गुरुत्वाकर्षण के केस में m इंटू जी। यानी कि ये जो 100 न्यूटन दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है m इंटू जी की वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर किसी वस्तु को h हाइट तक लेकर जाते हैं या h ऊंचाई तक लेकर जाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है m इंटू जी इंटू एच। अब आपको m इंटू जी का मान तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 न्यूटन, तो m इंटू जी की वैल्यू तो हो गई 100 न्यूटन। हाइट आपको दी हुई है 15 मीटर, तो h का मान हो गया 15। इसलिए आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली 100 इंटू 15 यानी कि 1500 जूल। जो सबसे पहले हमसे पूछा गया था उसका आंसर हमें मिल जाता है। क्वेश्चन में मेनली हम क्या गलती करते हैं, ये जो 100 है ये हम m का मान लेते हैं और g का मान फिर आगे 10 रख देते हैं, तो इसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। ध्यान देना है कि हमें m का मान दिया हुआ है या mg का मान दिया हुआ है। अब पार्ट ए में हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर यही ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनल हाइट के आधे तक रेज किया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ओरिजिनल हाइट थी हमारी 15 मीटर, इसकी आधी हाइट कितनी होगी 15/2 यानी कि 7.5 मीटर, तो h का मान हो गया हमारा 7.5 मीटर। सेम वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है उसमें mg का मान हमें दिया हुआ है, h का मान हो गया 7.5, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली 750 जूल। पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि इसी ऑब्जेक्ट को आपको अब ओरिजिनल हाइट से 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना हाइट तक लेकर जाना है। तो ओरिजिनल थी हमारी 15, 3 गुना हाइट कितनी हो गई 15 इंटू 3 यानी कि 45 मीटर। तो अब हमारे पास h का मान आ गया 45, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई m इंटू जी इंटू एच, एम जी का मान 100 और h का मान 45, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आई आपकी 4500 जूल। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ट्रिक इतनी सी थी कि यहाँ पर m की वैल्यू नहीं देकर m इंटू जी की दी हुई है, और इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने सॉल्व कर ली समझ लिया तो उसके बाद पूरे क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार of mass 500 kg moving with the velocity of 36 km per hour. Find the kinetic energy if the velocity of car doubles. यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कार है जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, अगर वो किसी वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति कर रही है तो उसकी आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है अगर कार का वेग डबल कर दिया जाए तो देखिए दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक मेथड से यहाँ सॉल्व कर रखा है, उसके अलावा आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में जो हमें दिया गया है वो चीजें लिख लीजिए। तो m का मान कितना है 500 किलोग्राम, v का मान कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अब देखिए ये जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ये वेग का एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। तो इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 36 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और 1 घंटे में होते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड, तो डिवाइड कर दिया उसको 60 इंटू 60 से, तो v का मान आपको मिला 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आपको क्वेश्चन में पूछा है आपको काइनेटिक एनर्जी कब निकालनी है, जब इसकी वेलोसिटी डबल हो जाए। तो सिंपलेस्ट मेथड तो क्या है, v का मान यहाँ पर हमें 10 दिया हुआ है, इस 10 की बजाय हम इस 10 का डबल करेंगे तो हमें कितना नया वेग जो है वो क्या मिलेगा 10 इंटू 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम गतिज ऊर्जा का मान जानते हैं,
के होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मान रखिए, वी का मान 20 रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ये तो हुआ आपका सिंपलेस्ट मेथड। पर यहाँ तो हमें क्या दिया हुआ है कि वेग का मान 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे हम वेग का मान अगर हमें डबल करना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमें v का मान दिया हुआ नहीं होता, सिर्फ इतना ही लिखता है कि उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है। उस केस में हमें कैसे सॉल्व करना है वो मेथड मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। हमने लिख लिया कि m का मान है 500 किलो और v का मान हमने देख लिया 10 मीटर प्रति सेकंड है। इस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली हाफ एम वी स्क्वायर, और हमें उसकी वैल्यू मिली हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और वैल्यू हमें मिल गई पुटअप करने पर 25,000 जूल। अब दिया गया क्या है क्वेश्चन में कि v डैश जो है यानी कि जो नई वेलोसिटी है वो हो जाती है हमारी 2 इंटू वी के बराबर। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो k डैश क्या होगी हमारी, यानी कि उस कंडीशन में जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, यानी कि हाफ एम, और v डैश का मान कितना है हमारा 2v, तो v डैश की जगह 2v रख देते हैं, यानी कि सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए हाफ एम वी स्क्वायर क्या थी हमारी, k का मान था, तो आपको नई जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो मिली 4 इंटू के के बराबर। ऐसी कंडीशंस में जहां हमें v का मान नहीं दिया हुआ होता है, वहां हमसे कहता है कि अगर इसका वेग डबल कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि k डैश का मान क्या है, 4 इंटू के बराबर है, यानी गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाता है। अब यहाँ तो हमें v की वैल्यू दी हुई है और हमने k की वैल्यू निकाल रखी है ऑलरेडी, तो k का ये मान पुट अप करेंगे तो k डैश की वैल्यू हमें मिली 100 किलो जूल। अगर हमें v की वैल्यू दी हुई है तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जो पहले आपको बताया था सिंपल कि v का मान आपके पास है, डबल करने के लिए v क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, सीधा हाफ एम वी स्क्वायर में v का वो मान रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। पर इन केस हमें v की वैल्यू नहीं दी हुई होती है तो हमें k डैश मिलता है 4 इंटू के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट विच वेट्स 10 न्यूटन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 meters above the ground. When it has free fallen 1 meter, its total mechanical energy with respect to the ground is, यानी क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है यानी कि एक वस्तु है जिसका वेट है 10 न्यूटन और वो विराम अवस्था से 4 मीटर की हाइट से ग्राउंड पर गिराया जाता है, यानी कि 4 मीटर की ऊंचाई पे कोई वस्तु रखी हुई है, वो रखी हुई है वहां पर रेस्ट में है, उस कोई गति नहीं कर रही है, और वहां से हम उसे नीचे गिराते हैं। फिर पूछ रहा है कि जब ये फ्रीली गिर रही है यानी कि मुक्त रूप से गिर रही है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उसकी ग्राउंड से 1 मीटर की ऊंचाई पर कुल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। वंस अगेन देखिए यहाँ दिया हुआ है वेट 10 न्यूटन, यानी कि ये मान किसका है, m इंटू जी का मान है, m का मान नहीं है, m इंटू जी का मान है, और h का मान हमें क्या दिया हुआ है 4 मीटर्स। अब जब वस्तु इनिशियल पोजीशन में थी यानी कि शुरुआती अवस्था में थी, तब क्या था, वस्तु हमारी स्थिर है यानी कि उसमें कोई वेग नहीं है, v का मान है 0, कोई भी वेग नहीं है, इसका मतलब इसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना है 0, यानी कि कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी, जो भी इसकी ऊर्जा है वो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। और स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर। mg का मान आपको दिया हुआ है 10, h का मान आपको दिया हुआ है 4, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपको मिली 40 जूल। और काइनेटिक एनर्जी कितनी देखी थी हमने, 0 है इस कंडीशन में, यानी कि जब वस्तु ऊपर है तो उसकी कुल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी
कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 0 प्लस 40, इट मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल जाती है 40 जूल की। ये तो मिली हमें यांत्रिक ऊर्जा, कब, जब वो वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई पर अपनी इनिशियल स्टेट में थी। अब हमें क्या पता है कि अब हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में कि ये जो वस्तु है ये फ्री फॉल करती है, यानी कि मुक्त रूप से गति कर रही है। तो देखिए जो फ्री फॉल कंडीशन होती है वो हमने पहले भी देखा था, उस कंडीशन में वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, और अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगता तो हम ये जानते हैं कि उसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी जितनी उसकी प्रारंभिक अवस्था में गति यांत्रिक ऊर्जा थी उतनी ही उसकी किसी भी समय पर गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा रहती है। इसका मतलब जब वो ग्राउंड पर टकराएगा तब भी उसकी यांत्रिक ऊर्जा उतनी होगी जितनी प्रारंभिक अवस्था में थी, और हाइट से लेकर ग्राउंड के बीच में जो अलग अलग समय पर आप देखेंगे तब भी उसकी यांत्रिक ऊर्जा उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो संरक्षित रहती है। इसका मतलब जब हमें पूछा गया है कि ये 1 मीटर की हाइट पे होगा, उस समय भी उसकी यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी, 40 जूल, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका मतलब हमने इनिशियल कंडीशन में अगर निकाल ली कि वहां पर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 40 जूल है और हमें दिया गया है कि ये फ्री फॉल कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, और बाह्य बल लगने के अभाव में वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अतः आप किसी भी समय देखेंगे उस समय इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान आपको 40 जूल ही मिलेगा। तो जिस समय हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उस टाइम भी इस यांत्रिक ऊर्जा का मान होगा आपका 40 जूल, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है 40 जूल।